अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हाइपरटेंशन के ऊपर। और हाइपरटेंशन को हम 3 फेजेस के अंदर कंप्लीट करेंगे। पहला हम हाइपरटेंशन को देख लेंगे कि बेसिकली हाइपरटेंशन होती क्या है। सेकेंडली जो है वो हम इसको डिटेल में देखेंगे कि इसकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को हम डिटेल में देखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हम इसकी एनेस्थीसिया कंसिडरेशन देखेंगे। ठीक है, तो अब बात यह है कि फर्स्ट वन जो अगर हम देखें कि हाइपरटेंशन होती क्या है, तो इसमें देखें कि सस्टेंड हाई ब्लड प्रेशर मोर देन मोर देन 140 और 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन। ठीक है, तो इसमें बच्चों ये वर्ड जो सस्टेंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें ना कि देयर इज़ लिटरली डिफरेंस बिटवीन हाइपरटेंशन एच जो हाइपरटेंशन है उसमें और हाई ब्लड प्रेशर के अंदर एक डिफरेंस है। ठीक है, अब इसमें हाइपरटेंशन क्या होती है। हाइपरटेंशन देखें, हाई ब्लड प्रेशर क्या है कि अभी कोई बंदा जो है वो अगर चल के आया है कहीं से या कहीं से वॉक करके आया है, खेल के आया है, तो स्ट्रेस की वजह से या आगे अभी आगे कोई चीज़ उसको सांप वगैरह नज़र आ जाता है, इस तरह की कोई चीज़ होती है, इस तरह का कोई सिनेरियो होता है, तो उस डर की वजह से अगर बीपी ऊपर चला गया है 140 या 190 अगर हो गया है और आफ्टर सम टाइम जब वो रेस्ट करे तो वो नॉर्मल हो जाए, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, तो दिस इज़ हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन एक बंदा है अगर वो 140 और 90 ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन कर रहा है और विदाउट एक्टिव ट्रीटमेंट ये ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल पे नहीं आता जब तक वो ट्रीटमेंट नहीं ले, तो इसको हम किसका नाम देते हैं, हाइपरटेंशन का नाम देते हैं। इसलिए अब देखते हैं कि जब कार्डियोलॉजिस्ट हाइपरटेंशन को डायग्नोज करता है तो वो आपको 1 वीक यानी कि 7 दिन के लिए कहेगा कि आप रोज़ाना सुबह शाम जो है वो बीपी चेक करवाएं। तो अब क्यों वो ये ऐसा कहता है कि सुबह शाम आप बीपी के रूटीन में चेक करवाएं, कि ताकि वो मेंटेनेंस ब्लड की देख रहता है कि कंसिस्टेंटली वो अपने आप को हाई स्टेज के ऊपर मेंटेन करता है कि नहीं करता। अगर मेंटेन करता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर है, अगर नहीं करता है तो नहीं है। इसीलिए इसका मतलब है कि कभी भी सिंगल रीडिंग से आप जो है वो हाइपरटेंशन को जज नहीं कर सकते। हाइपरटेंशन को जज करने के लिए आपको मोर देन 1 रीडिंग जो है वो लेना लाजमी होंगी। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि जब भी आप प्री एनेस्थीसिया ओपीडी के अंदर हों और आपने हाइपरटेंशन को देखना हो डिटेल में, तो उसके लिए लाजमी है कि आप जो है वो 1 से 2 या 3 4 रीडिंग्स जो है वो और सेटिंग पोजीशन के अंदर, स्टैंड पोजीशन के अंदर और लेंग पोजीशन के अंदर जो है वो लें, तभी आपको हाइपरटेंशन इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड वन है कि सीवियर हाइपरटेंशन क्या होती है। सीवियर हाइपरटेंशन इज़ डिफाइंड एज recent sustained and progressive increase in the high blood pressure, usually with the diastolic blood pressure in excess of the 110 over 119 मिलीमीटर ऑफ ब्लड मर्करी। ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो इसमें है क्या, एक तो रिसेंटली जो है वो हो, दूसरा सस्टेंड कर रहा हो, तीसरा जो है वो कि प्रोग्रेसिव इंक्रीज़ हो, यानी कि डे बाय डे जो है वो ब्लड प्रेशर के अंदर इंक्रीज़ आ रहा है। ठीक है, तो उसको हम किसका नाम देते हैं जी, सीवियर हाइपरटेंशन। उसमें सीवियरिटी कहाँ तक होती है कि जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है जो कि नॉर्मली 80 के ऊपर होता है, वो इंक्रीज़ करके 110 और 110 या 119 तक चला गया है। तो अब ये क्या है जी कि ये आपके पास सीवियर हाइपरटेंशन है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ जो है वो आप मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन एक पढ़ते हैं। एक तो टर्म मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया आगे चल के आप पढ़ेंगे, उसके ऊपर लेक्चर होगा। ये मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन इज ट्रू मेडिकल इमरजेंसी करेक्टराइज्ड बाय द हाइपरटेंशन मोर देन, यानी कि ब्लड प्रेशर मोर देन 210 ओवर 120 ऑफन एसोसिएटेड विद द पेपिलोडेमिया एंड इंसेफ्लोपैथी। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रू मेडिकल इमरजेंसी है। ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी ऐसी ये इमरजेंसी है कि जिसके अंदर जो है वो चांसेस ऑफ द डेथ ऑफ पेशेंट और चांसेस ऑफ द मेजर डैमेज टू द ब्रेन होते हैं। ठीक है, मेजर डैमेज टू द ब्रेन के चांसेस होते हैं। और इसमें ब्लड प्रेशर जो है वो बीपी जो होता है वो मोर देन 210 ओवर जो है वो 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। ठीक है, और एसोसिएटेड होता है पेपिलोडेमिया के साथ से स्वेलिंग होती है आई की। ठीक है, और साथ से इंसेफ्लोपैथी होती है कि ब्रेन डैमेज होने के हो रहे होते हैं, ये ब्रेन प्रॉब्लम हो रहा होता है। ठीक है, हेडेक होती है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से जो है वो ये पेपिलोडेमिया और एंसेफ्लोपैथी इसके साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक, अब कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर है। नॉर्मल बीपी आपका 120 ओवर 80 होता है, लेकिन इसकी लिमिट 130 ओवर जो है वो 85, इसको नॉर्मल ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, दूसरा आपके पास जो है वो हाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर है जो कि 130 से 130
आवर से जो है वो 139 जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक 85 से जो है वो किधर तक जा सकता है, 89 तक जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से जो है वो हाइपरटेंशन है कि हाइपरटेंशन 130 से अवर और जो है 39 से अगर ऊपर हो गया, यानी कि 40 से ऊपर हो गया, और 85 वगैरह से ऊपर हो गया। सिमिलरली स्टेज 1 हाइपरटेंशन जो है वो माइल्ड स्टेजेस को हम कहते हैं 140 टू 159 और 90 टू 99, और इसी तरह स्टेज 2 जो है वो क्या है 160 टू 179 और 100 टू 109, और स्टेज 3 जो सीवियर हाइपरटेंशन है वो क्या है जी कि 180 टू 129 180 टू 209, या इसी तरह से जो है वो 110 और 120 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा 110 से 119, और स्टेज 4 जो वेरी सीवियर हाइपरटेंशन है वो 210 और डायस्टोलिक जो है वो 120 होगा। ठीक है जी। तो अब देखें जी कुछ काजेज़ हैं हाइपरटेंशन की, और ऑन द बेसिस ऑफ काजेज़ हाइपरटेंशन जो है वो हम डिवाइड करते हैं टू टाइप्स के अंदर, प्राइमरी यानी कि एसेंशियल हाइपरटेंशन, और सेकेंडरी यानी कि जो है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन, नॉन एसेंशियल हाइपरटेंशन हम जो है इसको कहते हैं। ठीक है, तो इन 95% ऑफ द केसेस देयर इज़ नो आइडेंटिफाइड काज ऑफ द हाइपरटेंशन, और उसको हम जो है प्राइमरी और द एसेंशियल हाइपरटेंशन का नाम देते हैं। तो इसका ऑनसेट जो है वो 25 से 55 ईयर ऑफ एज में होता है, और अनकॉमन इट इज़ अनकॉमन इन द एज ऑफ 20s की एज में नॉर्मल चिल्ड्रन के। अब आजकल तो ये घी डालडा वगैरह इस्तेमाल करने से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन स्टेटिस्टिकली जो है वो इतना ज़्यादा इन बच्चों के अंदर जो है बीपी हाई नहीं होता। ठीक है, हाँ, अब देखें पार्टिसिपेटिंग फैक्टर ऑफ द क्या होते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन के अंदर। फैमिली हिस्ट्री है, बाज़ लोगों का बीपी जो है वो पेरेंटिंग की तरफ से जो है वो हाई रहता है। ओबेसिटी है, और उसके अलावा अल्कोहलिज्म है, अल्कोहल टेक होता है शराब वगैरह पीने की वजह से, और एक्सेसिव साल्ट इनटेक की वजह से होता है, और उसके वजह से सिगरेट स्मोकिंग है, एनसेड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वगैरह लेने की वजह से ये ब्लड प्रेशर जो है वो अब 5 मिलीमीटर जो है वो इनक्रीज़ होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से जो है ब्लड प्रेशर हाई होता है। ठीक है जी। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है वो इन 5% ऑफ द केसेस causes of the hypertension can be discovered. This forms is called the secondary hypertension. Its causes can be renal or the endocrine disorder. ठीक है, like the renal disorder हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, थायरोटॉक्सिकोसिस है, हाइपरथायराइडिज्म, और उसके बाद जो है वो आप कह सकते हैं कि फियोक्रोमोसाइटोमा वगैरह जो है ये डिज़ीज़ आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, इनकी वजह से जो है वो हाइपरटेंशन हो सकती है। ठीक है, और अब इसकी हाइपरटेंशन की थोड़ी सी हम पैथोलॉजी देखेंगे। द ब्लड प्रेशर इज़ प्रोडक्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है बेसिकली का प्रोडक्ट होता है कार्डियक आउटपुट का, और साथ में जो है सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस का। ठीक है जी, यानी आप देखें तो जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है जी, ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू है कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर कोई एक चीज़ भी इनमें से इंक्रीज़ होगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा, या सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी, या फिर इन दोनों इंक्रीज़ हो जाएं, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द कार्डियक आउटपुट इज़ प्रोडक्ट ऑफ द इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट systemic vascular resistance or both can lead to increase the blood pressure. An evolving pattern is commonly seen over the course of the disease where the cardiac output remains normal and return to the normal, but the systemic vascular resistance become abnormally high. ठीक है, with the passage of time old age होने की वजह से जो इलास्टिसिटी होती है ब्लड वेसल्स की वो ख़त्म हो जाती है, और इलास्टिसिटी ख़त्म होने की वजह से क्या होता है कि सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस तो इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन कार्डियक आउटपुट अगर इंक्रीज़ हो भी जाए तो डेट विल रिटर्न टू द नॉर्मल, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वापस आ जाता है। ये होता ही नहीं है ये हाई, लेकिन ये है कि मोस्टली जो हाइपरटेंशन होती है वो ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ systemic vascular resistance है। those medicines and those mechanisms which are responsible for the change in systemic vascular resistance are and the cardiac output
आर फॉलोइंग। वेस्कुलर हाइपरट्रॉफी अगर हो जाए तो कार्डियक आउटपुट या सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है, क्योंकि हाइपरट्रॉफी को रिस्पॉन्ड करने के लिए जो है वो वेसल्स को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, उसकी वजह से भी। और साथ ही में जो है वो क्या होता है कि कार्डियक हाइपरट्रॉफी इटसेल्फ जो है कार्डियक आउटपुट के ऊपर भी असर करती है, ठीक है। हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से, इंसुलिन अगर ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो उसकी वजह से होता है। और एबनॉर्मल इंक्रीज़ इन द इंट्रावेस्कुलर कैल्शियम, कैल्शियम जो है वो इंक्रीज़ होता है, उसकी वजह से इलास्टिसिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और इंट्रासेलुलर सोडियम इन द वेस्कुलर स्मूथ मसल्स एंड द रीनल ट्यूबुलर इंटिब्यूल्स। अच्छा, एक तो इंट्रावेस्कुलर ये देखें, ये वेसल के इनसाइड जो है कैल्शियम यहाँ पे हो। दूसरा आपको पता ना, ये अगर मैं बनाऊँ तो ये अब ये एक वेसल आपने देखना है, ये वेसल के इनसाइड का एरिया है, ठीक है जी। और ये इसकी वाल्स का एरिया है, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, इसकी वाल्स के अंदर का एरिया। अगर ये इस वाल के इनसाइड जो है वह कैल्शियम इंक्रीज़ हो जाता है तो इसकी वजह से इलास्टिसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इलास्टिसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इसकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और रिजिड हो जाती हैं ये वेसल्स, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज़ इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज़ द आर्टेरियल टोन, ठीक है, आर्टरीज की ट्यून्स इंक्रीज हो जाती है। और इंक्रीज सोडियम एम्पेयर द रीनल एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम, ठीक है जी। इस तरह से एक्सक्रीशन भी जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो है वो इंट्रावास्कुलर जो कंसनट्रेशन होती है उसकी सल्यूट्स की वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ब्लड मज़ीद ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट अगर देखें, इफेक्टिव ड्रग थेरेपी रिड्यूस द प्रोग्रेशन ऑफ द हाइपरटेंशन एंड इंसिडेंस ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। अगर ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो तो दो फ़ायदे होते हैं, एक तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है प्रोग्रेसिवली, और दूसरा कॉम्प्लिकेशन जो है वो ट्रीट की जा सकती है, ठीक है। इफेक्टिव ट्रीटमेंट कैन आल्सो डिले एंड सम टाइम रिजॉल्व द concomitant pathological changes like the ventricular hypertrophy, altered cerebral algorithms, ठीक है। यानी हमें रीनल फेलियर होने से बचा सकते हैं, क्रैनियल डैमेज यानी कि ब्रेन हेमरेज होने से बचा सकते हैं पेशेंट को, कार्डियक हाइपरट्रॉफी, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होने से बचा सकते हैं। तो लेज़र ट्रीटमेंट जो है, प्रोग्रेसिव ट्रीटमेंट एंड टाइमली इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो होती है वो लाजमी होती है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्राइटेरिया जो है वो अब देखें, हमारे पास 3 तरह के जो है वो पेशेंट हैं। एक मतलब 3 स्टेजेस हो सकते हैं, एक होता है माइल्ड स्टेज होता है, दूसरा जो है वो आपके पास एम आई के साथ का केस हो सकता है या मॉडरेट हो सकता है, तीसरा जो आपके पास सीवियर किस्म का केस हो सकता है, ठीक है। तो माइल्ड हाइपरटेंशन रिक्वायर्ड ओनली द सिंगल ड्रग थेरेपी, इसको हम जो है कुछ सिंगल ड्रग थेरेपी दे सकते हैं, या थायराइड डायरेक्टिव दे दें, या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर दे दें, या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में से कोई एक दे दें, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दें। फर्स्ट 3 जो है इंपॉर्टेंट कोई भी एक देखे कि यानी कैपेटिन वगैरह था कि लेसिक्स वगैरह लगा के हम पेशेंट का बीपी नॉर्मल कर लेते हैं। पेशेंट विद द प्रायर MI शुड रिसीव द बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर एंड द एंटी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर टू इम्प्रूव द आउटकम्स, ठीक है। तो जब पेशेंट के साथ में MI भी हो तो फिर हम क्या करते हैं कि इसको हम 2 क्लास ड्रग्स का जो है कम्बिनेशन देते हैं, एंटीनर्जिक ब्लॉकर एजेंट और जो है वो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का, ठीक है, और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर का, ठीक है। और मॉडरेट या सीवियर के अंदर हम क्या करते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ 2 to 3 ड्रग्स बनाते हैं, जैसे डायरेटिक्स का, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर का, और उसके अलावा जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर का। इन तीनों का हम जो है आपस में कम्बिनेशन बना के ड्रग देते हैं इसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स को इंशाल्लाह हम कल शुरू करेंगे और इनको ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि आज आपके जो है वो 3 लेक्चर, तीनों के तीनों लेक्चर हुए हैं और दूसरे 2 घंटे जो है वो हेल्दी टॉपिक्स के, तो इसको इसलिए मैं थोड़ा कम रख रहा हूँ।